हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पार्टी सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि दलीय पद्धति, जो कि इस वीडियो में हम एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति के गुण एवं दोष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो के अंत होने के बाद ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दल पद्धति क्या है, विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दल व्यवस्था के स्वरूप की विवेचना कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि विभिन्न देशों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की दल पद्धतियों की विवेचना करें, या फिर विभिन्न प्रकार के दल पद्धति का नाम बतलाएं और उनके गुण या दोष क्या क्या है ये पूछ सकता है। और नेक्स्ट में पूछ सकता है कि एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति, ये संक्षेप टिप्पणी लिखें, यानी कि किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो ये आंसर स्टार्ट करते हैं अब। तो हम जानते हैं कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र के प्राण हैं, जो कि यह सभी प्रजातांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। उन राज्यों में राजनीतिक दलों की अस्तित्व के स्वरूप को दल व्यवस्था कहते हैं। आज विश्व के विभिन्न देशों में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। इन देशों में मात्र एक दल है तथा एक ही दल के रहने की अनुमति है, वह एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। और जिन देशों में 2 राजनीतिक दल हैं वह द्विदलीय व्यवस्था कहलाती है। और जहाँ पर अनेकों दल मौजूद हैं तो वहाँ की व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक दलीय व्यवस्था। तो पहले एक दलीय व्यवस्था की परिभाषा देखते हैं, इसके बाद गुण और दोष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जिस राजनीतिक व्यवस्था अथवा जिस देश में एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है तथा उसके विरोध में कोई राजनीतिक दल नहीं होता, उस पद्धति को एक दलीय पद्धति या उस प्रशासन को एक दलीय प्रशासन कहा जाता है। इसमें एक ही दल को अपने सिद्धांतों का प्रचार करने, नीति निर्धारण करने और चुनाव लड़ने तथा प्रशासन संचालन का अधिकार रहता है। इनमें लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत डालने या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं रहती। जैसे जर्मन में हिटलर एवं इटली में मुसोलिनी ने एक दलीय शासन की स्थापना की थी। आज भी चीन एवं कुछ साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था है। यहाँ साम्यवादी दल के अतिरिक्त किसी भी अन्य दल की स्थापना की अनुमति नहीं है। एक दलीय पद्धति के दोष और गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले एक दलीय पद्धति के गुण के बारे में देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है कि एक दलीय व्यवस्था में सरकार को शासन चलाने में सुविधा होती है, क्योंकि उसका कोई विरोध नहीं होता और विरोधी दलों के अवरोधों का सामना करने का मौका नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरा गुण है कि इसमें दलबंदी और झगड़े का भाव रहता है तथा दल को अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसके बाद तीसरा आता है, जो कि तीसरा पॉइंट में है कि इसमें दलीय अनुशासन कठोर होता है, चूँकि दल के सदस्य ना दल बदल कर दूसरे दल में जा सकते हैं और ना अलग
दल बना सकते हैं। अतः देश में अस्थिरता एवं अनिश्चितता का अभाव रहता है और देश तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे कि अभी चीन को आप देख सकते हो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चौथा पॉइंट में यहाँ पर, तो एक दलीय पद्धति कम खर्चीला होती है। इसमें शासन संगठन जटिल नहीं होती तथा विरोधी दलों के अभाव के कारण चुनाव में कम खर्च होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, संकट का सामना करने के लिए एक दलीय पद्धति बीमा का समान है। संकट का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के कदमों का कोई विरोध ना करे। यह एक दलीय व्यवस्था में ही संभव है। इसके बाद देखते हैं एक दलीय पद्धति के दोष। तो पहला पॉइंट है कि एक दलीय व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी है। जनता ना तो स्वतंत्रता पूर्वक मत प्रकट कर सकती है और ना ही कोई पृथक राजनीतिक दल ही बना सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरा पॉइंट, एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि शासन दल विरोध की प्रतिष्ठा करें, परंतु इसमें विरोधी दल कायम करने की तो अनुमति नहीं ही है। विरोधियों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट में, जो कि एक दलीय व्यवस्था में स्वतंत्र चुनाव का अभाव रहता है। इसमें दल की ओर से चुनाव लड़ने की जिसे अनुमति मिलेगी वही चुनाव लड़ सकता है तथा इसके विरोध में अन्य कोई व्यक्ति या दलीय प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सकता है और उसके विरोध में अन्य व्यक्ति या दलीय प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद चौथा पॉइंट में कि एक ही दल का एकाधिकार हो जाने से सरकार के निरंकुश या तानाशाह होने की संभावना रहती है। इसके बाद चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट है, एक दलीय व्यवस्था में लोगों के व्यक्तित्व का विकास कुंठित पड़ जाता है क्योंकि उन्हें एक ही दिशा में सोचने का काम करने की स्वतंत्रता रहती है। तो इस प्रकार से एक दलीय व्यवस्था में दोष और गुण होते हैं। इसके बाद आता है, देखते हैं कि समीक्षा के बारे में, यानी कि निष्कर्ष, एक दलीय व्यवस्था की निष्कर्ष। तो एक दलीय व्यवस्था के गुण दोषों के वितरण से यह स्पष्ट है कि यह प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वतंत्र चुनाव तथा दलीय संगठन की छूट के अभाव के कारण इसमें प्रजातंत्र का मात्र ढांचा रह जाता है। यह प्रजातंत्र विरोधी भी है क्योंकि इसमें विरोध को कुचलने का प्रयास किया जा सकता है। इसमें सरकार के निरंकुश बन जाने की आशंका रहती है। इतिहास इसका साक्षी है कि हिटलर और मुसोलिनी एक दलीय पद्धति का सहारा लेकर अपने अपने देश में तानाशाह बन बैठे हैं। इसके बाद देखते हैं द्विदलीय पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले द्विदलीय पद्धति के परिभाषा को देखते हैं। तो जिन देशों में मात्र दो ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो वहाँ द्विदलीय व्यवस्था कही जाएगी। इसमें दो राजनीतिक दल होते हैं जो क्रमशः सरकार और विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन मात्र दो ही दलों की अस्तित्व वाले देश आज विश्व में नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति में वैसे देशों में ही द्विदलीय पद्धति की मान्यता प्राप्त है जहां दो प्रमुख राजनीतिक दल है और वही सरकार का निर्माण करते हो तथा विरोधी दल का काम करते हो। यद्यपि कि वहाँ कुछ छोटे छोटे नगण्य एवं
महत्वहीन अन्य राजनीतिक दल भी हो। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जैसे इंग्लैंड में मजदूर दल और अनुदार दल, और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रजातंत्र दल और गणतंत्र दल है, जो एक दूसरे के पराजित होने पर सरकार का निर्माण करते हैं। यहाँ दो दल के अतिरिक्त भी छोटे छोटे दल हैं, लेकिन उनका स्थान नहीं के बराबर है। इसके बाद देखते हैं द्विदलीय पद्धति के गुण। तो सबसे पहला गुण है, द्विदलीय पद्धति में सरकार अस्थायी होती है। इसमें एक दलीय पद्धति की और एक दल का एक अधिकार रहता है। दूसरी ओर बहुदलीय पद्धति की तरह सरकार की अस्थिरता भी नहीं रहती। इसके बाद दूसरा पॉइंट में देखते हैं, जो कि द्विदलीय व्यवस्था में जनता के समक्ष दो तरह के स्पष्ट विचार आते हैं तथा चुनाव के समय जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है। इसमें अनेक दलों से उत्पन्न उलझनें नहीं रहती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, जो कि द्विदलीय व्यवस्था में विरोधी दल काफ़ी सशक्त रहता है। वह अपनी प्रभावशाली आलोचना द्वारा सरकार को गलत काम करने से रोकता है। सरकार जानती है कि विरोधी दल उसके पीछे सरकार बनाने का तैयार है, अतः वह गलत काम भी नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है, जिसमें सरकार की स्थिरता से द्विदलीय पद्धति में देश अधिक तरक्की करता है, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका इसके उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं कि द्विदलीय पद्धति के दोष। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, द्विदलीय पद्धति में मंत्रिपरिषद अत्यंत शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि विधानमंडल में उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहता है। कभी कभी मंत्रिमंडल का तानाशाही का खतरा सामने आ जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि द्विदलीय पद्धति में दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तथा मंत्रिमंडल जो भी चाहता है व्यवस्थापिका भी वही पारित करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट में आता है कि द्विदलीय पद्धति में दोनों दलों की प्रतिद्वंद्विता इतनी अधिक रहती है कि कानून के दलीय हित में बनने की अधिक संभावना हो जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, जो कि आलोचकों के अनुसार द्विदलीय पद्धति में निर्वाचकों को अधिक स्वतंत्रता नहीं रहती। उन्हें दो विचारों में से एक विचार को चुनना पड़ता है। जनता को दो निश्चित भागों में बांटना उचित नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि द्विदलीय पद्धति के समीक्षा। तो ऊपर हमने द्विदलीय पद्धति के गुण दोष का वितरण प्रस्तुत किया। उनके समीक्षा से स्पष्ट है कि यह प्रजातंत्र की सफलता, खासकर संसदीय शासन के लिए द्विदलीय व्यवस्था निश्चय ही सराहनीय है। इसकी आलोचना में कोई खास तत्व नहीं है, वे बाल की खाल निकालने के समान है। इसके बाद तीसरा आता है बहुदलीय पद्धति। तो बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत एक या दो राजनीतिक दलों के जगह अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दलों के अस्तित्व का रहता है। वे विभिन्न आधारों पर संगठित होते हैं तथा जनता के बीच लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत, फ्रांस तथा यूरोप के कई देशों में बहुजन व्यवस्था विद्यमान है। इसके बाद बहुदलीय पद्धति के गुण के बारे में देखते हैं, जो कि पहला है, बहुदलीय पद्धति में मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के चयन में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। वे विभिन्न दलों के गुण दोष पर विचार कर अपने मतों का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, बहुदलीय पद्धति में नागरिकों के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का बहुमुखी विकास होता है। तीसरा पॉइंट है, अनेक दलों की अवस्थिति से मंत्रिमंडल की तानाशाही का खतरा नहीं रहता है। चौथा पॉइंट है इसमें
अनेक दलों की उपस्थिति से व्यवस्थापिका में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व रहता है। इसके बाद देखते हैं बहुदलीय पद्धति के दोष, जिसमें से पहला आता है अनेक दलों के रहने के कारण देश में राजनीतिक वातावरण अस्थिर और दूषित हो जाता है तथा देश में दलबंदी की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बहुदलीय पद्धति में विभिन्न प्रकार के विचार सामने आने से आम जनता दुविधा में पड़ जाती है। वह समझ नहीं पाती कि किस दल को मत देने से उसके मत सही होगा और वहाँ बेकार होगा। ऐसी स्थिति में जनता के मतों के बेकार होने की अधिक संभावना रहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, जिसमें कि बहुदलीय पद्धति में प्रायः इस बात की अधिक संभावना रहती है कि किसी दल विशेष को पूर्ण बहुमत ना मिले। इस स्थिति में संविध सरकार बनने की संभावना रहती है, जो अत्यंत ही अस्थिर होती है। फ्रांस और भारत के इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हमारे यहाँ राज्यों में बहुतों बार संविध सरकार बनी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, जो कि केंद्र में 1979 तथा भारत 1989 तथा 90 में संविध सरकार बनी, जो शीघ्र ही धाराशाही हो गई। इसके बाद चौथा पॉइंट में है कि सरकार के अस्थिर होने से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाया जाता है तथा प्रायः एक दल या दल समूह की सरकार दूसरे दल या दल समूह की सरकार के कार्यों पर रद्द करने की प्रवृत्ति रखती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जो कि अधिक दलों के रहने से मतों का व्यापार अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद छठा पॉइंट में है कि बहुदलीय पद्धति में बार बार सरकारों के परिवर्तन से नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि विभिन्न दलीय व्यवस्था की समीक्षा यानी कि निष्कर्ष। तो ऊपर हमने विभिन्न पद्धतियों के गुण दोष का विश्लेषण किया। उनके आधार पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय पद्धति ही श्रेष्ठकार हैं। एक दलीय पद्धति जहां प्रजातंत्र विरोधी हैं तथा तानाशाही शासन को पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है, तो वहीं बहुदलीय पद्धति में सरकार की अस्थिरता, अराजकता और नौकरशाही के बोलबाला की संभावना रहती है। द्विदलीय पद्धति तो दोनों के दोषों को दूर कर उनके गुणों का समन्वय है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में दल पद्धति के बारे में जानने का प्रयास किए हैं, और जिसमें से एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति, तीनों पद्धतियों के बारे में बताने का प्रयास किए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर इस पीडीएफ को अगर पाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पर हम इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।